शादी की पहली रात थी। दूल्हा अपने रूम में जाता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देखता है और सोचता है कि आज मैंने आखिर 1.5 साल बाद अपने प्यार को पा ही लिया और इस नई नवेली दुल्हन को अपना हमसफ़र बना ही लिया। फिर जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं। दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के हाथ को पकड़ता है और उसे चूमना शुरू करता है और जैसे ही वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन एक किन्नर है। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से हालात बदल जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसा कांड होता है जिसमें नई नवेली किन्नर दुल्हन की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। मैं बात कर रहा हूं जलंधर के एक जगह जिसका नाम है शौर्य बस्ती, जहां पर रहने वाला दिलीप, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। दिलीप अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। दिलीप गांव-गांव जाकर फेरी पर महिलाओं के कपड़े बेचा करता था। दिलीप की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक तरीके से गुजर रही थी। डेली ही की तरह दिलीप गाँव में जाता था और अपनी महिलाओं को कपड़े बेचकर आ जाया करता था। वहीं अब से 2.5 साल पहले दिलीप एक गांव में जाता है। जाने के बाद महिलाओं को कपड़े दिखाना जैसे ही शुरू करता है तो दिलीप की नज़र एक लड़की पर जाती है जिसका नाम है ज़ोया, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है। दिलीप जैसे ही ज़ोया को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है और उसको एक निगाह में ही पसंद करने लगता है। फिर जिसके बाद दिलीप उस लड़की को यानी ज़ोया को कपड़े दिखाता है और बहुत ही कम दामों में उसको कपड़े बेचकर आ जाता है और उससे वादा करता है कि मैं कल फिर आऊँगा और अच्छे कपड़े लेकर आऊँगा और बहुत ही कम दामों में मैं आपको देकर जाऊँगा। फिर जिस पर ज़ोया भी कह देती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगले ही दिन फिर से दिलीप उसी गाँव जाता है और ज़ोया को अच्छे कपड़े बहुत कम दामों में देकर आ जाता है। अब ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, बल्कि दिलीप आए दिन उस गांव में जाता रहता है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद दिलीप एक दिन मौका पाकर ज़ोया से कहता है कि मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। जब भी मैं आया करूंगा तो मैं आपको फ़ोन कर कर बता दिया करूंगा। इस पर ज़ोया राज़ी हो जाती है। वो ज़ोया भी दिलीप का मोबाइल नंबर ले लेती है। ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। बात करना इस कदर बढ़ जाता है कि इनका प्यार परवान चढ़ जाता है, यानी ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर जिसके बाद एक रोज़ दिलीप कहता है कि देखो, मैं तुम्हें शादी से पहले टच नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें हाथ लगाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको शादी के बाद ही हाथ लगाना चाहता हूँ। फिर जिस पर ज़ोया भी पूरी तरीके से खुश हो जाती है कि आज शायद मुझे मेरा हमसफ़र मिल गया। फिर जिसके बाद ये दोनों इस तरीके से ही फ़ोन पर बात करते रहते हैं। महीनों गुजर जाते हैं। फिर 1.5 साल के बाद ज़ोया अपने घर वालों से इस बात को कहती है कि मैं एक दिलीप नामक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जिस पर ज़ोया के घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से दिलीप से कर दी जाती है। फिर दिलीप की शादी के बाद पहली रात को जैसे ही दिलीप अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद ज़ोया के पास बैठता है, अपनी नई नवेली दुल्हन के पास बैठता है। वहाँ पर कुछ पिछली बातें भी की जाती हैं, पिछले पलों को याद किया जाता है। फिर जिसके बाद दिलीप अपनी नई नवेली दुल्हन के हाथ को पकड़ता है और उसको चूमना शुरू करता है। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसको मालूम होता है, उसे पता चलता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन कोई और नहीं, लड़की नहीं, बल्कि एक किन्नर है। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से दिलीप आग बबूला हो जाता है और अपनी नई नवेली दुल्हन पर भड़क पड़ता है और कहता है कि ये तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आखिर ये बात अगर तुमने मुझसे छुपाई है तो क्यों छुपाई है? फिर जिसके बाद ज़ोया कहती है, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं शादी से पहले तुम्हें हाथ लगाना नहीं चाहता, शादी के बाद ही मैं तुम्हें हाथ लगाना चाहता हूँ, शादी के बाद ही मैं तुमसे हाथ लगाऊंगा, तुम्हें टच करूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और एक वजह ना बताने की ये भी थी, अगर मैं आपको बताती तो कहीं ना कहीं तुम मुझसे प्यार करना कम कर देते और शायद मुझे छोड़ भी देते। फिर जिसके बाद दिलीप पूरे तरीके से टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। 1-2 महीने इसी तरीके से गुजरते हैं। 1-2 महीने गुजर जाने के बाद दिलीप के दिल से ज़ोया पूरी तरीके से उतर जाती है और दिलीप ज़ोया को लेकर जाता है और उसके घर पर वापस छोड़कर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास दोबारा आने की कोशिश मत करना। अगर तुम दोबारा मेरे पास आओगी तो मैं ये बात पूरे गांव को बता दूंगा, तुम्हारे घर में बता दूंगा, तुम्हारे ख़ानदान में बता दूंगा, यहाँ तक कि पूरे गांव में मैं इस बात को बता दूंगा कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि तुम एक किन्नर हो।
जिसके बाद दिलीप उसको छोड़कर अपने घर पर चला जाता है। यहीं जोया पूरी तरीके से टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर दिलीप की माँ की तबीयत बिगड़ती है तो दिलीप अपनी माँ को लेकर अपना गांव छोड़कर दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर जोया भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार के अंदर डांस करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से करीबन 2 या 3 महीने गुजर जाते हैं, फिर जिसके बाद जोया फिर से दिलीप का नंबर खोज निकालती है और ढूंढ लेती है। फिर से दिलीप को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसे फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर कोई बात करना चाहती हूँ। फिर जिसके बाद जोया दिल्ली चली जाती है और दिलीप के घर पर जाकर दिलीप से बात करती है, उसे समझाती है, उसे बुझाती है और उसे कहती है कि अब मैंने पैसे कमाना भी शुरू कर दिया है और मैं एक बार में डांस करती हूँ जिससे मैं बहुत से पैसे कमा सकती हूँ। इस बात को सुनना था कि दिलीप पहले से तो था ही गुस्सा, और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये बार में डांस करना बंद करना पड़ेगा। जिस पर जोया कहती है कि मैं बार में डांस करना बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन की भी शादी करनी है और मुझे अपना घर भी बनाना है। जिस पर दिलीप बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और इन दोनों में नोक-झोंक हो जाती है। फिर जिसके बाद दिलीप उठता है और उठने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को लेता है अपने साथ और ले जाने के बाद उसे एक बाथरूम में बंद कर देता है। वापस आते हुए वहाँ से एक अपने हाथ में चाकू लेता है और बुरी तरीके से जोया पर टूट पड़ता है और जोया पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। हर वार करते वक्त दिलीप कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और तब तक वार करता है जब तक जोया की मौत नहीं हो जाती है। फिर जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही दिलीप होश में आता है और अपनी माँ को बाथरूम से बाहर निकालता है, उस रूम में ताला लगाकर वहाँ से फ़रार हो जाता है, वापस अपने गांव आ जाता है। गांव आने के बाद 1-2 दिन जैसे ही गुजारता है तो वहीं दूसरी ओर जोया का शव पुलिस को मिलता है। पुलिस पूरी तरीके से उसकी तफ्तीश में जुड़ जाती है। पुलिस सीधा दिलीप को गिरफ़्तार कर लेती है और दिलीप भी बहुत ही आसानी से अपने जुर्म को, अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। कहता है कि मैंने ही उसे मौत के घाट उतारा था क्योंकि उसने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी, वो लड़की नहीं एक किन्नर थी। वहीं पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी। क्या जोया को इतने बड़े राज को दिलीप से छुपाना चाहिए था? आप इस लव स्टोरी को किस नज़रिए से देखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।